हेलो फ्रेंड्स, न्यू वर्क्स फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हमारा हिस्ट्री का जो है ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग जो है आपका जब कांड हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय जो है वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कौन था वायसराय, तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वायसराय से। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। यानी कि इससे पहले कौन था वायसराय, तो इससे पहले लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो वो कब थे, तो 10 से 16 तक लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, और 16 से 21 के बीच में कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के समय जो बात करते हैं तो इसी के काल में 1917 में शिक्षा पे सिलेंडर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। रॉलेट एक्ट के तहत जो है क्या हुआ था कि बिना बताए जो है आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था किसी को भी। तो इसी के तहत जो दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो सैफुद्दीन किचलू जी थे और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जो है अमृतसर के जेल में भेज दिया गया था, जिसके कारण जो है ये जलियांवाला बाग की घटना घटी। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। यानी कि भाईचारा और एकता दर्शाने के लिए किसे जो है गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो वो कौन थे, तो वो थे आपके सैफुद्दीन किचलू जी। इन्हीं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण इनको और डॉक्टर सत्यपाल जी को, जिसके कारण जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड का मतलब कि वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें गोलीबारी हुई थी। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है 1924 में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद में व्यासपीठ, जिसे इमाम पीठ, से उपदेश देने के लिए कहा गया। एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी थे को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी। तो एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। तो इनमें से कौन से आंदोलन है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे, तो आपका असहयोग आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों आंदोलन किसके द्वारा शुरू किए गए थे, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 1942। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसमें आपको बताया गया था कि प्रमुख नेता आपका विपिन चंद्र पाल जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उमेश चंद्र बनर्जी जी, ये लोग थे, उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जन आंदोलन थे। जबकि स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र जी द्वारा जो है अपने संजीवनी पत्र 1905 में प्रस्तुत किए गए थे। तो बंगाल में सबसे पहले इन्होंने ही बोला था कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और जो बाहरी की वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे। तो बंगाल में सर्वप्रथम यही बोले थे और इन्होंने ही काम शुरू किया था ये स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। और ध्यान रखिएगा प्रमुख नेता स्वदेशी आंदोलन के, बार बार रिपीट कर रही हूँ, उमेश चंद्र बनर्जी जी को ले लीजिएगा, सुरेंद्र नाथ जी को, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी और विपिन चंद्र पाल जी, ये सब प्रमुख नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो कब किया गया था? तो आपका 1922 में किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा था। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इसी कारण जो है गांधी जी नाराज हो गए थे और जो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन उन्होंने 1920 में चलाया था, उसको 1922 में बंद कर दिया था। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है अलग अलग एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों का प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी कि जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे खेतिहर, उनकी प्रमुख मांग क्या थी? देखिए उन्होंने क्या क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था राजस्व में कमी करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, खेतिहर की बात कर रहा है कि उनकी क्या क्या मांग थी। तो उन्होंने राजस्व में कमी करने के लिए बोला था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बेगार का उन्मूलन करने के लिए बोला था, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने क्या बोला था कि वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश खोलना, यानी कि ये भी उन्होंने बोला था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मांग कौन सी की थी बोला है, कौन सी नहीं की थी ये भी ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। आपका असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना था और आपकी बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहर ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। तो असहयोग आंदोलन के समय इनकी मांग ये थी। एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट कर सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है आपका सविनय अवज्ञा और गांधी इरविन समझौता के जैसे गोलमेज सम्मेलन से इसमें क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 1900 जो 31 की बात कर रहा है उस समय हुआ था। तो उस समय आपका कौन था? तो आपका लॉर्ड इरविन। कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। आपका 30 से 31 के बीच में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी बात कर रहा है, तो उसमें कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा है। तो देखिए गवर्नर जनरल पूछा है आपका, जो 1858 के समय ही जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको क्या बदल के वायसराय कर दी गई थी। तो 1858 में ही, ध्यान दीजिएगा, 1858 में ही पोस्ट को बदल के क्या कर दिया गया था? भारत का वायसराय कर दिया गया था। तो देखिए क्वेश्चन भी गलत तरीके से ही पूछा था। यहाँ पे पूछना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, भारत का वायसराय कौन होना चाहिए था? तो देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल दे दिया है, तो क्वेश्चन ही गलत है। पर थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो कर सकते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है। तो चलिए लॉर्ड इरविन था। देखिए ध्यान से, आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड इरविन थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1926 से 31 तक था। ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ऐसे गोलमेज सम्मेलन से ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है, जैसे मैंने बोला कि 31, तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 30 में हुआ। तो कैसे, जैसे मैंने 31 बोला इस तरीके से। तो देखिए आपका 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है स्टार्ट हुआ और 19 जनवरी 1931 को खत्म हुआ। तो मतलब इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपका 30 से 31 के बीच में चला। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका आपका 30 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 31 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में। तो ध्यान रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। और तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये हमेशा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कौन सा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 30, 31, 32। ध्यान रखिएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की बात करते हैं कि स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया हरिजन संघ। हरिजन संघ से ध्यान रखिएगा कौन किया था, तो महात्मा गांधी जी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है, आप भीमराव अंबेडकर जी को मत लगाइएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आपका ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका मतलब श्रेय क्या था कि इसको किस लिए, तो ये अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन और दलितों का उत्थान करना था। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को मिटाना और हरिजन और दलितों का उत्थान करना था। तो ध्यान रखिएगा हरिजन संघ की स्थापना सन 1932 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन बनता रहता है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करके एग्जाम में अदर एग्जाम में पूछता है उसको मैं ज़्यादा ध्यान देकर आपको बताती हूँ, क्योंकि रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया, मतलब किसने किया या फिर दिया। तो आपका किसने किया था, तो इसमें आपका खान बहादुर गफ्फार खान जी ने किया था। इनको इस सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्र सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। कब की गई थी, तो वर्ष 1929 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। और यह एक अहिंसक आंदोलन था। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और इनको ही अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका पूना समझौते पे हस्ताक्षर जो है कब किए गए। कब किए गए, तो ध्यान रखिएगा आपका 24 सितंबर 1932 को किए गए। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि पूना समझौते पे हस्ताक्षर कब किए गए, तो 24 सितंबर 1932 को किए गए। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी प्लस आपके भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। पूना समझौता जो है श्री राजगोपालाचारी जी, जयकर तेग बहादुर, सप्रू, घनश्याम दास बिरला जी इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर सन 1932 में महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो देखिए किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। किनके प्रयासों से हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपका ध्यान रखिएगा इन लोगों का नाम। देखते हैं यहाँ पे आपका इस समझौते के तहत अंबेडकर जी ने जो है पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। जो है पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, जैसा कि आपने ऊपर देखा इसमें क्या था, तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि अलग से निर्वाचन मंडल की बात कर रहे थे, तो गांधी जी ने इसी पे अनशन किया था। तो फिर उसके बाद आपका पृथक निर्वाचन नहीं लेके रहते हुए ही, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, पे समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही थी। उसके लिए तो गांधी जी नाराज हो गए थे, अनशन पे हो गए थे, तो इन्होंने पृथक निर्वाचन की बात को छोड़ के उन्होंने विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों पे आरक्षण प्रदान किया। यानी कि गांधी जी क्या बोले थे कि इस तरीके से आप अगर बात करें तो हमारे हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी जो है अनशन पे बैठे थे। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो क्यों हुआ था, तो पृथक निर्वाचन मंडल को लेके हुआ था कि दलित के लिए अलग आरक्षण चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो आपका दलित, यहाँ पे दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी।
तो साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 दिसंबर दिया है, जबकि यहाँ पे नवंबर, यदि ये नवंबर दिया होता तो आपका सही हो जाता, क्योंकि 8 नवंबर 1927 को जो है आपका साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 8 दिसंबर 1970, देखिए यहाँ पे 8 दिसंबर, इन्होंने ऑप्शन सी माना है, लेकिन नहीं, ये गलत होगा, 8 नवंबर होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, को ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा दिशा पर विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ। इसमें जो है 7 सदस्य का गठन किया गया था। जो साइमन कमीशन हुआ था, तो उसमें जो है सारे अंग्रेज लोग थे, इसीलिए भारतीय क्या किए थे, इसका विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे बीपीएससी जो है पॉइंट से क्वेश्चन उठा रहा है। अब जिसको पता होगा कि नवंबर में है, वही ऑप्शन को टिक किया होगा, क्योंकि ऐसे तो पूरा 8 नवंबर, देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे 8 नवंबर भी दिया है, पर 1928 दिया है, 8 नवंबर दिया है, 1929 दिया है। और जो सही आंसर रहना चाहिए उसमें क्या कर दिया है कि 8 दिसंबर 1927 कर दिया है, जबकि क्या रहना चाहिए 8 नवंबर 1927। तो नेक्स्ट बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट करके पूछ सकता है, तो जो इम्पोर्टेंट डेट है उसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 मार्च 1931 को जो है महत्वपूर्ण घटना घटी। तो कौन सी घटी? तो बात करते हैं। तो 5 मार्च, इसमें एग्जैक्ट डेट दे दिया है। यदि 5 मार्च बोल दिया है तो देखिए क्या हुआ, 5 मार्च बोल दिया है तो इसमें आपका गांधी इरविन समझौता होगा। यदि 5 मार्च नहीं लिखा होता और लिखा होता 1931 में महत्वपूर्ण घटना घटी, तो गांधी इरविन समझौता भी हुआ था और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। तो ये दोनों ऑप्शन सही होता, पर इसने क्या किया कि एग्जैक्ट आपका डेट देके क्वेश्चन को पलट दिया है। तो 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी? तो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण समझौते जो निम्नवत थे। तो इस समझौते में क्या क्या थे देख लीजिए। इसमें था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा, इसमें बोले थे। और दूसरी बात कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। तो गांधी जी से ये डिमांड रखा गया था, उनके साथ जब समझौता हुआ तो ये बात को कहा गया कि ये आपको अधिकार दिया जाएगा। तो इसमें से सारे अधिकारों को ध्यान रखिएगा कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस जो है ब्रिटिश सामान का जो है बहिष्कार नहीं करेंगे। और तीसरा इनका पांचवा क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन है हमारा आपका कि कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका। तो क्रिप्स मिशन की बात कर रहा है, तो इसमें से सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी? तो एग्जाम कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो क्रिप्स मिशन है वो मार्च में आया था, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त के महीने में हुआ था। इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो आप समझ जाते। तो क्रिप्स मिशन जो है आपका कब आया था? तो आपका ये 23 मार्च जो है, 23 मार्च 1942 को आया था। ओके, 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त, 8 अगस्त आपका 1942। तो दोनों तो 1942 में है, तो थोड़ा सा सेंस लगाते तो पेंशन निकाल लेते। तो कौन सा पहले आया था? और ये गवर्नर जनरल का पद और लॉर्ड बेवल का आगमन की बात करते हैं, तो ये भी 1942 में हुआ था। तो कब ये सबसे पहले कौन हुआ था? तो ये आपका जो है क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसको ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल
और पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन जो है 44 में हुआ था। मैंने 42 बोला था गलती से। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि भारत के ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च जो है 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आने का उद्देश्य क्या था कि उन्होंने आए थे तो क्या बोले थे कि जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारतीय उनका साथ देते हैं तो वो आगे चल के भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराएंगे। तो उसी लिए गांधी जी ने और कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन की घटना घटी। तो आपको बताया गया था पिछले वाले लेक्चर में क्रिप्स मिशन के बारे में। तो सबसे पहले कौन आया, तो मार्च 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया। इस मिशन में क्रिप्स मिशन की असफलता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। तो इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कब दिया था, तो 9 अगस्त को दिया था। गवर्नर जनरल के पद पे जो है लॉर्ड वेवल का आगमन जून 1944 में हुआ। ध्यान रखिएगा 1944 में, मैंने गलती से 42 बोला था। 1944 से 47 तक भारत का वायसराय कौन रहा था, तो कौन रहा था, तो लॉर्ड वेवेल। आपका लॉर्ड वेवेल जो आपका वेवेल समझौता हुआ था, तो उसका वेवेल क्यों नाम पड़ा था आपको ये भी बताया गया। 1945 में जो समझौता हुआ था वेवेल समझौता, तो ये कब थे, तो ये 44 में आए थे और 47 तक वायसराय रहे थे। तो इन बीच जो भी घटना घटी थी उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेवेल। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हो रहा था, तो 8 अगस्त को इन्होंने तैयारी की थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उससे पहले ही आपका एक ऑपरेशन चलाया था। पूछा था कि ऑपरेशन 0 आवर चला के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने से पहले ही, जिसमें से क्वेश्चन बनता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी को, ध्यान से सुनिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जी को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वो दीवार कूद के भाग गए थे और आजाद दस्ता बनाए थे। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, आपने कई बार बीपीएससी में देखा होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी को जो है आगा खान पैलेस में रखा गया था। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है भारत छोड़ो से। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत छोड़ो का समझ लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में बनता है। और गांधी जी ने इसी समय करो और मरो का नारा दिया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको बता दिए हम। क्वेश्चन है हमारा कि बंबई में कांग्रेस द्वारा जो है भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। तो कब पास किया गया, तो जैसा कि ऊपर बताया गया आपको 8 अगस्त 1942 को। उससे पहले इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 का मुख्य कारण क्या था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब इन्होंने किया तो उसका मुख्य कारण क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन इन लोगों ने क्यों किया। तो जो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। क्रिप्स मिशन ध्यान रखिएगा कब आया था, 23 मार्च 1942 को। नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका किस तिथि को क्लाइमेट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। क्लाइमेट इटली कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने ये बोले थे कि आपका किस डेट को जो है भारत को छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा है कि किस डेट को छोड़ दिया जाएगा, इन्होंने पूछा है कि किस तिथि को क्लाइमेट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 को जो है भारत को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बोला कि 30 जून 1948 को भारत को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा कब किया था, तो उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो जो दीवार कूद के भाग गए थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने ही क्या किया था, आजाद दस्ता की स्थापना किया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका आजाद दस्ता था उसका जो संगठन था
उसका जो है सूरज नारायण सिंह जो थे उसका एक अलग स्वतंत्र परिषद भी खोले थे। तो कहाँ खोले थे? तो मधुबनी जिले में। कौन खोले थे? तो सूरज नारायण सिंह। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यू देखने को मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो कब हुआ? ये पूछा है कब हुआ, तो आपका सन 1945 में हुआ था। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आपके सवाल में जो भी चल रहा था कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, तो आगे क्वेश्चन में आएगा, उस समय आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि आपका दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया। मुकदमा का मुख्य रूप से जो है मुकदमा मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह जो कि एक सिख थे, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खान, ये एक आपके जो हिंदू थे और ये एक सिख थे और ये एक मुस्लिम थे। ठीक है, इन पे चलाया गया था ये मुकदमा। और आजाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी कौन किया था? तो भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू इत्यादि ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि आजाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो इन लोगों का ध्यान रखिएगा आप। और मुकदमा किस पे चलाया गया था? तो देखिए कौन है आपका गुरबख्श सिंह, ध्यान रखिएगा, प्रेम कुमार सहगल तथा शाहनवाज खान, तीनों लोग पे मुकदमा चलाया गया था। और पैरवी किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा नाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 अक्टूबर 1943 को जो है किस स्थान पे सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो कहाँ पे किया था? तो आपका सिंगापुर। इसको ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया? सिंगापुर में किया। किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। कब किया? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए आपका 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च जो है सेनापति के हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से इन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। तो चलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा कब और किसने दिया था? एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो आजाद हिंद फौज थी उसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? विचार किसने दिया था? तो क्वेश्चन हमेशा बनता है ऐसे। तो विचार प्रस्तुत किसने किया था? तो वो थे मोहन सिंह ने दिया था। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था विचार। और ये बोला जाता है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस। यदि ये पूछ दिया जाता है आपसे कि आपका आजाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, इनको 4 जुलाई 1943 को क्या बनाया गया था? आजाद हिंद फौज का कप्तान बनाया गया था। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। और वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और वास्तविक ना पूछे, केवल संस्थापक पूछे, तो रास बिहारी बोस जी। ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, एग्जाम में हमेशा बनता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस जी किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाए थे कि वो क्या पूछना चाहता है। कुछ लोग ने 1939 मारा और कुछ लोगों ने डी मारा, तो जिसने डी मारा था सही है। देखिए ये जो है 1938 में भी थे और 1939 में, हरिपुरा वाले सेशन में भी और त्रिपुरा दोनों सेशन में थे। हरिपुरा वाले में अपना पूरा कार्यकाल को पूरा किया इन्होंने, और 1939 में त्रिपुरी का जो सेशन हुआ था, गांधी जी के उम्मीदवार को हराने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो रहे थे परंतु इस्तीफा दे दिया था, तो दोनों में रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 में हरिपुरा जो 92वां अधिवेशन था, और तथा दूसरा 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कर दी थी, परंतु गांधी जी के मतभेदों के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और किसे बनाया गया था अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं, तो किसके कौन संस्थापक थे? तो मोहन सिंह थे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको आपको रिपीट कर करके देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात करते हैं कि स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कब किया था? तो सितंबर 1942 में किया था। जो जापान में बंदी बनाए गए थे भारतीय, उनके साथ मिलकर इन्होंने सिंगापुर में किया था। चलिए गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं और वायसराय के बारे में। क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो देखिए दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी, यानी कि जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय आपके जॉर्ज परचम कौन थे? किंग जॉर्ज परचम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ये आए थे। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको बताया गया था। तो उस समय भारत का वायसराय जो था वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, जो कि बताया गया था। इन्होंने ही 1911 में जब आए थे तो घोषणा की थी, बंगाल विभाजन को रद्द किया था, बिहार से बंगाल को अलग किया था, और दिल्ली से आप कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की थी। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालिक सम्राट जो है जॉर्ज परचम द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार जो तीसरी दिल्ली दरबार लगाई गई थी आयोजन के दरबार रखी गई थी के दौरान रखी गई थी। राजधानी की वास्तुकला जो और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन द्वारा बनाई गई थी। इसे पूर्व देश की राजधानी कोलकाता थी। इससे पहले जो है अपने पूर्व देश की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी। इनके समय ये जब आए तो कोलकाता से राजधानी कहाँ पे शिफ्ट किया? तो दिल्ली। इन्होंने 3 घोषणाएं की थी 1911 में। क्या किया था कि बंगाल और बिहार को अलग किया था। बंगाल विभाजन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसको इन्होंने रद्द किया था, और आपका कोलकाता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। और ये तीनों घोषणाएं लागू कब हुई थी? तो 1912 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और घोषणाएं 1911 में किए थे और लागू हुआ था 1912 में। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुठिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो देखते हैं यहाँ पे तो किसकी कार्यप्रणाली पे? तो ध्यान दीजिएगा, आपका द्वैत प्रणाली थी। कौन सा था? द्वैत प्रणाली। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आपका मुठिमन कमेटी का गठन जो है 1924 में सर अलेक्जेंडर मुठिमन की अध्यक्षता में किया गया। तो देखिए कब किया गया? तो 1924 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो सर अलेक्जेंडर मुठिमन की अध्यक्षता में किया गया। इसका गठन जो है भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था। तो ध्यान रखिएगा क्यों किया गया था? तो भारत के स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था, तथा इसका उपयोग जो है भारत और ब्रिटेन दोनों के स्वशासन या द्वैत शासन के मुद्दों की जांच करने के लिए किया गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह शांति के साथ मैं इसके मरने मरने में सहयोग दे सकूं। किसने कहा था? तो वही कहे थे जो आपका बंगाल विभाजन किए थे। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात। बहुत बार क्वेश्चन में बनता है।
कि तत्कालीन ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा है, यानी कि इनकी इच्छा थी कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक था। इसे भी ध्यान रखिएगा। इनके बीच जो भी घटनाएं घटी होंगी, इस ईस्वी के बीच जो भी घटनाएं घटी होंगी, उससे ध्यान रखिएगा कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका लॉर्ड लेटिन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट पीट से संबंधित नहीं है, क्योंकि इल्बर्ट पीट किसके समय आया था, तो वो लॉर्ड रिपन के समय आया था। और ये कौन है, लॉर्ड लिटन। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका लॉर्ड लिटन का संबंध जो है इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो 1883 में प्रस्तावित विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारी अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई। यानी कि इसमें क्या कहा गया था कि जो है, इसमें बोला गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है, जो यूरोप के अधिकारी हैं, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं कर सकते, यानी कि उनको कोई सजा नहीं सुना सकते। लेकिन जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं, वो भारतीयों को सजा सुना सकते हैं। तो इसी के खिलाफ में क्या आया था, इल्बर्ट बिल आया था। और कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन लाया था। लॉर्ड लिटन और रिपन दोनों लोग में अंतर है। लॉर्ड रिपन ही जो थे वो बोले थे कि मेरा दिल जो है भारत के लिए धड़कता है। एक बार क्वेश्चन ये बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, कि पहले केवल यूरोपीय जो है न्यायाधीश ही यूरोपीय अधिकारी को सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड टिपन ने पेश किया। लॉर्ड लिटन जो है के समय वर्ष 1978 की बात करते हैं में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का क्या है कि अकाल आयोग का गठन किया गया। 1878 की बात करते में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इल्बर्ट पीट किसके समय आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय कब आया था, तो 1883 ईस्वी में। और किस लिए आया था, तो जो भारतीय न्यायाधीश थे वो यूरोपीय अपराधी को फैसला नहीं सुना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है किसने गुलामी का चार्टर बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बताया था गुलामी का चार्टर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहानी दिया है, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं दिया है। तो किसने कहा था गुलामी का चार्टर एक्ट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपका भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है भी कहा था। क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। इस एक्ट के द्वारा जो है बर्मा, जो आज का म्यांमार है, भारत से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मेयो की बात कर रहा है, तो देखिए वहां पे क्या है, तो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था इनका। तो बिल्कुल सही है, ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ भी सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। क्या प्रांतीय सरकारों को कुछ भी सेवाएं जो है प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया, तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है हमारा, कि इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रांतों की वास्तविकता आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो ये भी सही है। चलिए, जो लॉर्ड मेयो का संकल्प था 1870 का, उसकी बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। देखते हैं यहाँ पे।
लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधानों का उल्लेख था। क्या था? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का यह पहला कदम था। यानी कि केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में वित्त को विभाजित करने का पहला कदम था। तो ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। यानी कि केंद्र को ही नहीं बल्कि प्रांत को भी कुछ सेवाएं प्रकाशित करने का इनको अधिकार दिया गया था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं कि इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। तो ये भी सही है। इसने जो है प्रांतों की वास्तविकता और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार की ओर अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब लेंदी आपका क्वेश्चन है। यदि स्टेटमेंट के तौर पे पूछता है तो आपका मेन पेपर में पूछेगा, क्योंकि जनरल पेपर में डायरेक्ट वन लाइन का क्वेश्चन पूछता है, पर कहीं से पूछता है ये आपको पता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही बताता है कि कहाँ से आया है। तो मेन पेपर के लिए स्टेटमेंट के तौर पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका कि किस तिथि को जो है अगस्त क्रांति 1942 की बात करते हैं के दौरान लिलित गो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिलित गो था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो कब क्या था? कब? तो ये 11 अगस्त, आपका 11 अगस्त के 1942 को किया था। तो कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 11 अगस्त, नहीं तो देखिए बीपीएससी आपको कैसे फंसा सकता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। अगस्त क्रांति जो है 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को ललित गो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र, जो 7 छात्र थे, इस घटना को जो है पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। देखिए यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में है, कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के लिए इन्होंने ये बोला था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या बोले थे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए वक्त कहा था कि भारत में वह महान एक करता था जिसने जो है केवल दूसरों को ही सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करवाया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक जी एवं सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु मृत्यु गांधी जी से पहले हो चुकी थी, अतः इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लग सकता था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जो है किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कहाँ से किया था? तो आपका जो है नटाल से ट्रांसवाल तक किया था। तो देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। जनरल पेपर में क्वेश्चन बना था। तो कौन सा हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। आपका 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज को नहीं, देखिए क्या बोल रहा है कि 1913 में जो है दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों की अवैध करार दे दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। तो किस लिए किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 6 नवंबर 1913 को दमनकारी के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च जो है नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया। इस मार्च में जो है 2000 से ज्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया, अतः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। तो कहाँ पे था? तो आपका 1913 में दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है हमारा
कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। तो भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ने अपने यात्रा की बात कर रहा है कि किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। तो आपका जो है मार्च 1836 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ शुरुआत की थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 नहीं, आपका 1836, बहुत मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो 1836 की बात करते हैं को कोलकाता 1836 को कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको जो है 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। स्वतंत्रता के प्राप्त बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद जो है 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम परिवर्तन, जो इंपीरियल लाइब्रेरी जो है नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पे राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने जो है भारत पे लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो अंग्रेजों ने भारत पे लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो एग्जाम में हमेशा अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। बांटो और राज करो की नीति के कारण इन्होंने लंबे समय तक राज्य किया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, आपका अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमान को लड़ाया और बाद में हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़े वर्ग के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार जो है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचाट आदि के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई। तो कब की गई थी, तो ये आपका 1875 में किया गया था। तो ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, आपका 1877 नहीं, 1877 नहीं, 1875 ध्यान रखिएगा। 1875 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की। उनका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी जो है मूल्यों के लिए समझौते किए बिना। क्या बोल रहे हैं कि इनका क्या था उद्देश्य, आपका उनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौते किए बिना। तो ध्यान रखिएगा कि 1875 में अलीगढ़ में स्थापना हुआ था, किसके द्वारा, तो सर सैयद अहमद जी के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे समझे कि क्या पूछा था, एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको कि मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक प्रचार आदि के मुख्य उदाहरण है। तो इन्होंने फूट करो और राज डालो की जो, अरे राज करो और फूट डालो की जो नीति वाली इन्होंने अपनाया था। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, तो इन्होंने क्या किया था कि मुसलमान को अलग निर्वाचन मंडल दे दिया था। तो जिसके कारण इन्होंने ऐसा बहुत सारा ऐसा काम किया जिसमें हिंदुओं और आपका जैसे हिंदू मुसलमान इन सब में लड़ाइयाँ होती रही। फिर आपका दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग में भी लड़ाया इन्होंने। इसी के वजह से इन्होंने लंबे समय तक भारत पे जो है क्या राज किया, और अन्यथा एक दिन इनको छोड़ना ही पड़ा भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसमें से देखते हैं कोई भी नहीं था, क्योंकि महात्मा जी के देखिए यहाँ पे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आपका। कौन थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। आदर्श गोखले जी का आदर्श वाक्य जो है सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। क्वेश्चन ऐसे भी एक पूछा था एग्जाम में कि ये जो लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल विभाजन किया था, तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या उनको उसकी तुलना किससे किए थे, तो औरंगजेब से किए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा कि मशहूर नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन बना था तो आपका हसरत मोहानी जी, और उसमें जो है कौन दे दिया था, तो भगत सिंह को दे दिया और था। तो बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन उसको मार के आया था, तो किसने दिया था, तो हसरत मोहानी जी ने दिया था। चलिए देखते हैं। आपका मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद को जो है हसरत मोहानी जी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी जी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंका था, तो आपके दो लोग फेंके थे। आपके जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की बात करते हैं, तो दोनों लोग ने ये बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। तो बम फेंकते समय ही आपके भगत सिंह ने जो है इस नारा को दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले किसने दिया था, तो हजरत मोहानी जी ने दिया था। 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन जो है अहरार आंदोलन से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, तो आपका हसन इमाम जी जो है वो संबंधित है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बात करते हैं तो अहरार आंदोलन की स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। इसका नेतृत्व है मौलाना मोहम्मद अली हकीम। देखिए, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहरूल हक ने किया था। और हर बोल रहा है कि अहरार आंदोलन के नेता जो है लखनऊ लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया है महमूद उल हसन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चार लोग को ध्यान रखिएगा आप। अहरार आंदोलन जो है 1910 में की गई थी और इसके प्रमुख नेता जो थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। इस आंदोलन का जो है ये नेता जो है 1916 में जो लखनऊ लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस का, उसके खिलाफ थे। क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो आपका सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। एम के पाडिक्कर और जो है एच एन कुंजरू राज्य गठन आयोग के सदस्य थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सदस्य कौन कौन थे। ये अध्यक्षता की थी इन्होंने फजल अली, और सदस्य कौन कौन थे, तो के एम पाडिक्कर और आपका एच एन कुंजरू जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि आपका जो है किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा ऐसा विचारधारा है जिसमें से राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे विचारधारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। आपका उदारवादी, गांधीवादी और साम्यवादी। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। आपका उपयुक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं जो है बाद के काल में गांधी युग से संबोधित किया गया। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित जो है एम एन राय जो है भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध जो है साम्यवादी विचार से ही रहा है। तो तीनों लोग थे और तीनों विचारधारा जो था वो संबंधित था राष्ट्रीय आंदोलन से। तो कौन नहीं था पूछा था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है। तो कौन है, तो वही ये वयोवृद्ध महिला है, और वयोवृद्ध पुरुष के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा। तो वयोवृद्ध महिला जो है कौन थी, तो अरुणा आसु
अरोड़ा आसफ अली जी थी। इन्होंने क्या किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टंक में जाके झंडा फहराया था। तो देखिए यहाँ पे अरोड़ा आसफ अली जी वो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हैं, जिन्होंने जो है 1900 आपका 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई यानी कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 41 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रह के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका वयोवृद्ध पुरुष के बारे में पूछता है और वयोवृद्ध महिला के बारे में, तो वयोवृद्ध महिला को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भारत सेवक समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो मतलब भारत सेवक समाज से कौन जुड़े थे? भारत सेवक समाज से तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जुड़े थे। तब तो बोधनी सभा की बात करते हैं तो ये किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। आत्मीय सभा की स्थापना की बात करते हैं तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 1 का 2 हो जाएगा और आपका बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए मिला लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे दिया है आपका ब्रह्म समाज। बात करते हैं तो भारतीय ब्रह्म समाज किसने किया था? तो स्थापना तो केशव चंद्र सेन जी ने किया था। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय जी ने, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, और भारत समाज सेवक जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। एग्जाम में इन लोगों से क्वेश्चन बनता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा आपका। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी है जो भारत के किस राज्य की थी? तो किस राज्य की थी? तो ये जो है कर्नाटक की थी। तो थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी पीडीएफ में। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने बात करते हैं तो उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों के दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए। तो विचार करना है तो सबसे पहले ऊपर से दी गई घटनाओं को निम्नलिखित कौन सी सही कलानुक्रमिक है, यानी कि आपको पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो देखिए होम रूल लीग की बात करते हैं तो ये कब आया था? तो आपका 1916। ठीक है, सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था, जिसमें आपका गरम दल नरम दल बट गया था। फिर मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं तो ये 1909। फिर उसके बाद बात करते हैं खेड़ा आंदोलन, ये कब हुआ था? तो 1918। तो देखिए पहले कौन आपका आया? तो पहले जो है आपका सूरत विभाजन, तो पहले क्या हो जाना चाहिए? पहले 2 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 1909 में मार्ले मिंटो, फिर 1 होना चाहिए। नहीं 1 नहीं, यहाँ पे 4 है ना, तो पहले 4 होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि 1900 आपको 16 होम रूल आंदोलन, तो 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन 3 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे ही आपको मिलाना था, यहाँ पे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? नहीं है पूछा तो आपका कुतुब मीनार है और लाल किला है, इंडिया गेट नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा, कौन नहीं है? तो इंडिया गेट नहीं है। देखते हैं, इंडिया गेट जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। जबकि कुतुब मीनार की बात करते हैं तो 1993 में, और लाल किला जो है 2007 में भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत में कुल 43 स्थल हैं विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। 43वां जो है आपका असम का मोइदम है, जो कब्रिस्तान है, वो शामिल किया गया है फिलहाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
क्या सत्य है? तो उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। तो बिल्कुल सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, पत्रिका के तौर पे था। और बात करते हैं, इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों सही है। तो वैसे ही आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उनका देहांत जो है 1956 में हुआ था, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पे बन रहा है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मऊ यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम जो था भीमाबाई था। अंबेडकर जी ने मूक नायक प्रकाशन किया और उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर जी का देहांत जो है 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नारों का नाम दिया है, ठीक है, नारों का दान और संबंधित राजनीतिक आपका राजनेता दिया है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी। लोकतंत्र बचाओ जनता दल, ठीक है। जोतने वालों की मोर्चा जो है वाम मोर्चा, जोतने वालों की भूमि जो है वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के लिए स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए का दो, ए का दो होगा। तो ए का दो, दो में है, ए का दो होगा। फिर उसके बाद लोकतंत्र बचाओ जो है बी का आपका तीन होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका 1938 में किसकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1938 में जो है तो सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया होगा। नहीं, ये राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है आपका किसके तहत की गई थी? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन आपका। आपका वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति जो है की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष वाम राजनीतिक प्रभाव जो है समावेश हुआ, प्रभाव का समावेश हुआ। इसी राष्ट्रीय योजना के तहत जो है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो है यहीं तक था। हमारा हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। कल से जो है हम पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपके पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और जिसका मेन पेपर है उसके लिए भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।